हेलो गाइस, वेलकम बैक और स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार केमिस्ट्री की क्लास में। तो शाहू स्क्रीनिंग जो 26 अप्रैल को एग्ज़ाम हुआ था उसी के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं यहाँ पर। और इसके पार्ट 1 में हम लोग केमिस्ट्री के 10 क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब पार्ट 2 में जो बचे हुए 10 क्वेश्चन हैं उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर अलग हो सकते हैं, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर अलग हो सकते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो एक्सप्लेनेशन है वो ध्यान से देखना है आपको। तो यहाँ पर जो मेरे पास है इसमें क्वेश्चन नंबर 61 है। हो सकता है आपने जो एग्जाम दिया हो या आपके पास जो क्वेश्चन पेपर हो उसमें नंबर थोड़ा अलग हो, ठीक है ना, तो इससे फर्क नहीं पड़ता ज्यादा। तो 61 क्वेश्चन है हमारा, लिखा हुआ है इसमें ऐसे, इथेनॉल, यहाँ क्वेश्चन मार्क, नीचे हीट और इधर दिया है एथीन, और उसके बाद है द सुटेबल रिजेंट यूज्ड इन अबव रिएक्शन। ऑप्शन दिए हैं 1 में कॉन्सेंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन 2 सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन 3 कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, और ऑप्शन 4 कॉन्सेंट्रेटेड मेथेनॉल यानी कि CH3OH। ठीक है ना। क्वेश्चन क्या है समझो थोड़ा। इथेनॉल दे रखा है और यहां पर बना है एथीन, यानी कि इस रिएक्शन के बाद इथेनॉल से एथीन बनता है, पहली बात तो ये हो गई। और हीट किया गया है और यहां पर पूछा गया है कि कौन सा रिएजेंट लिया जाए जिससे ये रिएक्शन पॉसिबल हो पाए, ठीक है ना। तो एक बात तो समझ में आ रहा है कि ये जो भी यहां पर रिएजेंट लेने वाले हैं इसका रिएक्शन में फाइनल मतलब डायरेक्ट पार्टिसिपेशन तो नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली ये पार्टिसिपेट कर रही है। और इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट रिएक्शन में कौन चीज करती है, या तो कैटलिस्ट या फिर कोई डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो इस रिएक्शन को ध्यान से देखो जरा, हम इसको थोड़ा लिख के देखते हैं। तो इथेनॉल होता है C2H5OH, ठीक है, और इसके बाद इसको कर दिया हीट, और हीट के साथ में यहां पर कुछ रखा गया है और बना है एथीन, एथीन यानी कि C2H4। और एथीन को मैं थोड़ा और कायदे से लिखूं तो हो जाएगा C+C, 2 हाइड्रोजन ऐसे 2 हाइड्रोजन ऐसे, ठीक है। तो एक बात तो समझ में आ रही है कि यहां पर इस रिएक्शन में सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, रिएक्शन में एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में बदल गया है, और ऐसी रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है ना। इस रिएक्शन को नाम दिया गया है एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन का जिक्र क्लास 10 तक तो देखने को नहीं मिलता, क्योंकि आप 10 तक में जो आपके कार्बन कंपाउंड है उसमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, उसमें एडिशन रिएक्शन है, लेकिन एलिमिनेशन रिएक्शन का जिक्र नहीं है। लेकिन अल्कोहल, जो अल्कोहल वाला पार्ट है जहां पर इथेनॉल के बारे में पढ़ने को मिलता है, वहां पर ये रिएक्शन दी हुई है डायरेक्ट। तो कुल मिला के देखो होता क्या है इस रिएक्शन में, बड़ी सिंपल सी बात समझो। इस रिएक्शन में होता क्या है और साथ में बनता है वाटर। इस रिएक्शन में सिर्फ इतना नहीं है और साथ में वाटर भी बनेगा, ठीक है ना। तो इन लोगों ने वाटर मिस कर दिया है शायद, यहाँ पर वाटर नहीं लिखा है साथ में, हाँ वाटर नहीं लिखा है। तो ये रिएक्शन, अब देखो इस रिएक्शन में होता क्या है एक्चुअली, ये यहाँ पर एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। क्या होगा कि अल्कोहल में से देखो बना क्या है C2H4 और यहाँ पर रिएक्शन है C2H5OH। तो यहाँ से ये तो निकलेगा OH और एक H और, तो यानी कुल मिला के H2O यहाँ से निकल जाएगा। तो क्या बचेगा इसमें से, सिर्फ बचेगा C2H4, यही बचेगा, ठीक है। तो कुल मिला के यानी कि डिहाइड्रेटिंग एजेंट की जरूरत है हमको। सोडियम हाइड्रोक्साइड नहीं, ये भी नहीं, और CH3 ये भी नहीं। आपको पता है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एक बेहतर डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, और ये क्वेश्चन डायरेक्ट आपकी बुक से उठाया गया है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है। ये स्टेट बोर्ड की बुक में भी मिलेगा, CBSE में भी है, और बाकी ICSE बोर्ड, हर बोर्ड की बुक में ये क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो आसान था ये, तो इसका आंसर है डायरेक्ट कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह यूज होगा। डिहाइड्रेटिंग एजेंट का मतलब होता है कि रिएक्शन में जो जो कंपाउंड हम यूज कर रहे हैं, जो हमारा रिएजेंट है, ये इसको डिहाइड्रेट कर दे, यानी कि इसके अंदर से वाटर मॉलिक्यूल निकाल दे और रिएक्शन फाइनली हो गई। ठीक है, तो ये एक आसान क्वेश्चन था, करने लायक क्वेश्चन था, डायरेक्ट आपकी बुक से ही उठाया गया था, और ये रिएक्शन लिखवाई गई है। रिएक्शन का नाम एलिमिनेशन नहीं है, लेकिन जब क्लासरूम में पढ़ाते हैं तो हम बताते हैं कि ये एलिमिनेशन रिएक्शन का पार्ट है। जैसे कि एडिशन और सब्स्टिट्यूशन होती है, वैसे ही एक रिएक्शन एलिमिनेशन भी होती है, और ये आपको 11th 12th में पढ़ने को मिलती है। 10th तक में तो इसका नहीं होता, लेकिन ये रिएक्शन आपके बुक में दी हुई है, तो आपको आना चाहिए था ये। क्वेश्चन नंबर 62 जो मेरे इसमें है, जो क्वेश्चन नंबर 62 है, एक्स, कोई एलिमेंट है एक्स,
फ्रॉम सेकेंड ग्रुप, ये है सेकेंड ग्रुप का। अब ग्रुप समझ रहे हो ना, पीरियोडिक टेबल की बात कर रहा है। रिएक्ट विद वाई, एक एलिमेंट वाई के साथ में रिएक्शन करता है जो है 15th ग्रुप का। वाई जो है वो 15th ग्रुप का है। द फॉर्मूला, तो कह रहा है इन दोनों के बीच में क्या फॉर्मूला बनेगा, फिर से समझो। एक एलिमेंट है एक्स, वो सेकंड ग्रुप का है, और एक एलिमेंट है वाई, वो 15th ग्रुप का है, और इन दोनों के बीच जब रिएक्शन होगी तो फॉर्मूला क्या बनेगा। बड़ी सिंपल सी बात है। आपको पता है सेकंड ग्रुप वाले एलिमेंट, सेकंड ग्रुप कौन कौन सा है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेटा मांगे, कार, स्कूटर, याद है ना। तो इसकी वैलेंसी कितनी होती है, 2। यहां आ जाओ 15th ग्रुप, 15th ग्रुप में कौन है, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब बीमार, ये वाला ग्रुप है 15th ग्रुप। इन सबकी वैलेंसी कितनी होती है, नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी है, 3। ग्रुप की वैलेंसी कितनी है, 3। तो इस ग्रुप की वैलेंसी हो गई 3। तो इन दोनों के बीच क्या कंपाउंड बनेगा। इसके बाद आपको पता है जिगजैग मेथड है, क्रिस क्रॉस मेथड है, और क्रिस क्रॉस मेथड में एक्स की वैलेंसी कितनी दी है, 2, और वाई की वैलेंसी दी है 3। जब इन दोनों का क्रिस क्रॉस होगा तो बनेगा x3y2। तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी था, ये क्वेश्चन आराम से हो जाना चाहिए था सबसे, ठीक है। तो ये एक करने लायक क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, और इसका आंसर इस हिसाब से यहाँ पर जो है इसमें होगा ऑप्शन नंबर 1, x3y2। ओके, तो ऑप्शन नंबर पे मैं भी ज्यादा जोर नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि मैं बता चुका हूँ कि सीक्वेंस अलग अलग हैं सभी के, उसमें थोड़े बहुत पीसीबी का सीक्वेंस अलग है और पीसीएम का सीक्वेंस अलग है। तो सीक्वेंस पे ज्यादा ध्यान ना देते हुए हम सीधे क्वेश्चंस को ही ध्यान देंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 63 बहुत ही ज्यादा आसान है, डायरेक्ट आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा है। ये रिएक्टिविटी सीरीज के ऊपर है कि इनमें से कौन सा रिएक्टिविटी सीरीज, रिएक्टिविटी ऑर्डर सही है, ठीक है ना। मेटल रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी है ना, तो रिएक्टिविटी ऑर्डर जो दे रखे हैं, तो मैं सीधे ऑप्शन लिख देता हूं। क्या क्या ऑप्शन है इसके, जिंक, आयरन, कॉपर और सिल्वर, ये ऑप्शन नंबर 1 है। ऑप्शन नंबर 2 है आयरन, सिल्वर, जिंक, कॉपर। ऑप्शन नंबर 3 कॉपर, जिंक, सिल्वर एंड आयरन। और ऑप्शन नंबर 4 है सिल्वर, कॉपर, आयरन एंड जिंक। ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए आपको रिएक्टिविटी ऑर्डर जो है मेटल का वो आना चाहिए। तो हमें पता है क्या है उसमें, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, बीच में हाइड्रोजन, फिर कॉपर, देन मर्क्यूरी, फिर सिल्वर, फिर गोल्ड। ये हमारी मेटल रिएक्टिविटी सीरीज है। इस सीरीज में जो एलिमेंट उतना ऊपर है, जो जितना ज्यादा ऊपर है वो उतना ज्यादा रिएक्टिव है। आ रही है बात समझ में। पोटेशियम इज मोर रिएक्टिव देन सोडियम, सोडियम इज मोर रिएक्टिव देन कैल्शियम, कैल्शियम इज मोर रिएक्टिव देन मैग्नीशियम। यानी कि जो ऊपर है वो रिएक्टिव है, जो नीचे है वो कम रिएक्टिव है। और हमको रिएक्टिविटी ऑर्डर पूछी गई है कि इनमें से कौन सा रिएक्टिविटी ऑर्डर है। और 4 एलिमेंट की बात यहाँ पे की जा रही है, देख लो यहाँ पर जिंक यूज हुआ है, यहाँ पे आयरन यूज किया गया है, यहाँ पे कॉपर यूज हुआ है और यहाँ पे सिल्वर यूज हुआ है। साफ साफ दिख रहा है कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है, सबसे ऊपर कौन है, जिंक। सबसे ज्यादा ऊपर कौन है, जिंक। तो यानी कि जो पहला होगा वो जिंक होगा। और अच्छी बात यह है कि ऑप्शन इसमें ऐसा है और यही इसका आंसर हो जाएगा। सबसे ज्यादा जिंक, देन आयरन, देन कॉपर और लास्ट में सिल्वर। तो ये काफी आसान क्वेश्चन था, करने लायक। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 64। ये थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस हम मान सकते हैं इसको, क्योंकि पीरियोडिक टेबल से ये क्वेश्चन है, लेकिन पीरियोडिक टेबल जो आपके सिलेबस में है उसमें एक्सेप्शनल केस के बारे में नहीं दिया हुआ है, ठीक है ना। एक्सेप्शनल केस के बारे में नहीं है, ये एटॉमिक साइज के ऊपर है। तो पहले मैं आपको एटॉमिक साइज का ट्रेंड समझा दूं। एटॉमिक साइज का ट्रेंड क्या है। एटॉमिक साइज की बात किया जाए तो पीरियोडिक टेबल में अगर ग्रुप में देखा जाए तो ग्रुप में टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे आने पर साइज जो है वो इंक्रीज होता है, ठीक है ना। पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे, टॉप टू बॉटम आने पे नंबर ऑफ शेल बढ़ती हैं, और नंबर ऑफ शेल बढ़ती हैं तो साइज भी बढ़ता है। ये तो बात हो गई ग्रुप की। पीरियड में देखा जाए और बाकी पीरियड में देखा जाए तो लेफ्ट टू राइट जाने पर
साइज जो है वो कम होता है क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, ठीक है। लेकिन ये क्या होता है कि पीरियड, जैसे पीरियड में जब आप चलते हो इस तरह से, तो पीरियड में जब आप चलते रहते हो यहाँ पर, तो हेलोजन जो ग्रुप नंबर 17 है, हेलोजन ग्रुप जिसके अंदर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और 18th ग्रुप जो है हमारा, इसके अंदर है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन। तो 17th ग्रुप तक तो ये चीज काम करती है, यानी कि जब इधर से यहाँ पर आप होगे तो हेलोजन ग्रुप 17 तक तो ये चीज काम करती है, यानी कि साइज छोटा होता रहता है। लेकिन जैसे ही 18th ग्रुप आता है, साइज अचानक से बढ़ जाता है। समझ रहे हो बात को? और पीरियड में जो सबसे बड़ा साइज है, एक किसी भी पीरियड में जो सबसे बड़ा साइज है वो हेलोजन एटम का ही होता है। सेकंड पीरियड से ये चीज अप्लाई करती है, फर्स्ट पीरियड में नहीं है। अगर पूरे पीरियोडिक टेबल का सबसे छोटा अगर एलिमेंट देखा जाए जिसका साइज सबसे छोटा है, वो हीलियम है, ठीक है ना। लेकिन अब फ्लोरीन और नियॉन को कंपेरिजन किया जाए, इसी तरह से क्लोरीन और आर्गन को कंपेरिजन किया जाए, तो नियॉन का साइज बड़ा होगा, आर्गन का साइज बड़ा होगा क्लोरीन और फ्लोरीन से, ठीक है। तो 17th ग्रुप तक तो ऐसा होता है कि साइज छोटा होता रहेगा, लेकिन 18th ग्रुप में साइज अचानक से बढ़ जाता है। और साइज बढ़ने का कारण क्या है? रीजन ये है कि अब जैसे किसी भी नोबेल गैस को ले लो, जैसे मान लो मैं ले लूं नियॉन, तो नियॉन एटॉमिक नंबर 10 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 1s2, 2s2 और 2p6, ठीक है ना। तो आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है, यानी कि इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। इसी तरह से आर्गन को भी देखोगे तो इसका क्या हो जाएगा? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p6। तो इसके भी लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो यानी इन दोनों के ऑक्टेट कंप्लीट हैं। और ऐसे केस में क्या होता है कि जो एलिमेंट में जो लास्ट में जो शेल है उसमें इलेक्ट्रॉन रिपल्सन बहुत ज्यादा होने लग जाता है, यानी कि लास्ट शेल में जो 8 इलेक्ट्रॉन है तो उनमें इलेक्ट्रॉन रिपल्सन बढ़ जाता है। और इलेक्ट्रॉन रिपल्सन बढ़ने की वजह से, इलेक्ट्रॉन रिपल्सन को कहीं ना कहीं स्क्रीनिंग इफेक्ट कहते हैं, ठीक है ना, इसको बोलते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो ये भी आपके 10th तक के बुक्स में मेंशन नहीं है, और एक्सेप्शन केस है, तो ये भी स्टेट बोर्ड या फिर सीबीएसई बोर्ड की बुक में भी ये जो एक्सेप्शन है ये नहीं मेंशन किए गए हैं। तो ये क्वेश्चन थोड़ा एक्सेप्शन के ऊपर ही आधारित था, ठीक है ना। वरना जनरली तो हम यही पढ़ते हैं, जो 10th तक में तो यही पढ़ने को मिलता है कि लेफ्ट से राइट जाने पर साइज कम होगा। तो कुल मिला के आर्गन का साइज और इन सब नोबेल गैस का साइज कम होना चाहिए, लेकिन साइज इनका बढ़ जाता है। रीजन है स्क्रीनिंग इफेक्ट बोलो या फिर इलेक्ट्रॉन रिपल्सन बोलो, ठीक। अब यहाँ पर क्या दिया है? एक असर्शन दिया है और एक रीजन दिया है। अब यही हमको पता करना है कि क्या असर्शन है, क्या रीजन है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट इसके पीछे का क्या है ये समझ गए आप? असर्शन क्या है हमारा? एटॉमिक रेडियस ऑफ इनर्ट गैसेस आर लार्जेस्ट इन द रिस्पेक्टिव पीरियड। कह रहा है कि इनर्ट गैस का एटॉमिक रेडियस अपने पीरियड में सबसे बड़ा होता है। ये बात बिल्कुल सही है, मैंने बताया एक्सेप्शन केस है, ठीक है। तो ये बुक्स वगैरह में नहीं लिखा है, लेकिन जब हम फाउंडेशन वगैरह में पढ़ते हैं तो हम ये सारी चीजें पढ़ते हैं। रीजन इसका दिया है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑफ इनर्ट गैसेज आर मिनिमम इन ए पीरियड। कह रहा है कि किसी भी पीरियड में नोबेल गैस का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज सबसे कम होता है। रीजन ये पूरी तरह से सही नहीं मान सकते, क्योंकि मैंने बताया साइज बढ़ने का जो रीजन है वो स्क्रीनिंग इफेक्ट है, ठीक है ना। स्क्रीनिंग इफेक्ट का मतलब क्या है? कहीं ना कहीं इसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन रिपल्सन। यानी कि नोबेल गैसेस में, इनर्ट गैसेस में, जैसे नियॉन, आर्गन, इन सब में जो इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन है, जो बाहरी शेल में जो इलेक्ट्रॉन है उनमें रिपल्सन बढ़ जाता है। और रिपल्सन बढ़ने की वजह से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन दोनों नेगेटिव हैं, आपस में अट्रैक्ट नहीं करेंगे, रिपेल करेंगे, रिपल्सन की वजह से साइज थोड़ा बढ़ जाता है। तो जो रीजन है वो सही नहीं है, लेकिन असर्शन सही है इसका। तो इसका आंसर होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 3 जो दिया है उसमें लिखा है ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। तो यही सही है, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ठीक है, इसके बाद 65 क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन सिलेबस से ही है लेकिन ट्रिकी है, बढ़िया क्वेश्चन है ये। इन क्वेश्चन इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस मिक्सचर ऑफ सोडियम एथेनोएट एंड मेथनॉल फॉलोइंग कंपाउंड इज ट्रीटेड विद एन एल्कली लाइक NaOH या जो भी। देखो क्या है बोल रहा है कि अगर हमें बनाना है सोडियम एथेनोएट, सोडियम एथेनोएट का फॉर्मूला हो जाएगा CH3 COO Na, ठीक है ना, CH3 COO Na, सोडियम एथेनोएट और
बनाना है साथ में मेथेनॉल यानी कि CH3OH। अगर हमको ये दो कंपाउंड बनाने हैं एज ए प्रोडक्ट, ये हमको प्रोडक्ट बनाना है, तो पूछ रहा है कि NaOH और KOH की रिएक्शन किसके साथ करवाई जाए। तो देखो ये रिएक्शन कहीं ना कहीं ये रिएक्शन सपोनिफिकेशन रिएक्शन से मेल खाती है, समझ रहे हो बात को। सपोनिफिकेशन रिएक्शन जो होती है, सपोनिफिकेशन रिएक्शन में जो सोप वगैरह बनता है, तो उसमें क्या होता है कि एस्टर की, देखो डायरेक्ट सपोनिफिकेशन से नहीं ली गई है, इसको वैसे भी नॉर्मली समझी जा सकता था, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारा एस्टर होते हैं, ठीक है, तो एस्टर की रिएक्शन करवाई जाती है किसी बेस के साथ में। तो जो ऑयल्स वगैरह होते हैं हमारे वेजिटेबल ऑयल, उसके अंदर एस्टर प्रेजेंट होते हैं, एस्टर वाले कंपाउंड, उसकी रिएक्शन किसी अल्कली यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से करवाओगे, तब जाके रिएक्शन देखने को मिलेगी। तो इसका जो ऑप्शन 1 है, ऑप्शन 1 में दिया है CH3COOCH3, ठीक, साफ साफ दिख रहा है कि ये एक एस्टर है। और मान लो इसकी रिएक्शन हमने NaOH से करवा दी, और प्रोडक्ट क्या बनने चाहिए हमको पहले से ही पता है, तो जरा चेक कर लेते हैं क्या ये बनेंगे, ठीक है। अब देखो बनाना क्या क्या है यहाँ पर। जब ये रिएक्शन होगी, रिएक्शन ध्यान से, इस रिएक्शन में सोडियम तो Na+ और ये OH-, ये इस तरह से ब्रेक होगा, Na अलग जाएगा और OH अलग जाएगा। जब ये रिएक्शन होगी तो यहाँ से ये बॉन्ड टूटेगा और इसके साथ में OH तो यहाँ पे जुड़ जाएगा, क्योंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस पे नेगेटिव आएगा, तो OH यहाँ जुड़ जाएगा, यानी कि बचेगा CH3OH एक तो, प्लस साथ में सोडियम जो है वो यहाँ आ जाएगा, तो साथ में क्या बनेगा CH3COO और साथ में इधर आ जाएगा Na। और देखो यही हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट है कि बनना चाहिए CH3OH और साथ में बनना चाहिए CH3COO Na। आगे बात में, तो पहली रिएक्शन में ये पॉसिबल है, इसके अलावा जो दूसरे ऑप्शंस दिए हुए हैं उनमें ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि देखो एक बात समझना ध्यान से, ट्रिक यहाँ पर ये भी है कि हमारे दो चीजें बननी चाहिए, एक ये और एक ये। तो मेथेनॉल बनना चाहिए, इथेनॉल नहीं बनना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर दो ऑप्शन ऐसे हैं जो जिसमें ये काफी क्लोज है, लेकिन हमको पहचानना पड़ेगा कि बनाना क्या है। सोडियम इथेनोइड ये होता है, ये आपको पता होना चाहिए, और मेथेनॉल ये होता है। तो पहले वाले ऑप्शन से ही ये पॉसिबल है कि इसी रिएक्शन से ये दोनों चीजें बन सकती हैं। आगे बात समझ में। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 66 जो यहां पर है, उसमें कह रहा है मेटल X, कोई मेटल है X, एक मेटल है, रिएक्ट्स विगरसली, विगरसली मतलब बहुत फास्ट रिएक्शन है, रिएक्ट विगरसली विद डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट HCl के साथ में विगरस रिएक्शन है इसकी, विगरस रिएक्शन, ठीक, बट हार्डली एट ऑल विद कोल्ड वाटर, लेकिन बट हार्डली विद कोल्ड वाटर, लेकिन कोल्ड वाटर से रिएक्शन जनरली नहीं करता, या करेगा भी तो बहुत रेयर ही केस में करेगा। उसके बाद कह रहा है अ व्हाइट सॉलिड Y is formed and colorless gas Z is evolved, then हाँ आगे, if X is heated with steam, अगर X की रिएक्शन स्टीम के साथ में करवा दी, स्टीम का मतलब समझ रहे हो ना, वही वाटर ही है लेकिन थोड़ा हॉट है, स्टीम के फॉर्म में है, तो बनता है एक सॉलिड Y फॉर्म्ड एंड कलरलेस गैस, और एक जेड बनेगी, एक गैस बनेगी, जेड इज ए गैस जो कलरलेस है, ठीक है। तो क्या क्या हो सकता है, देखो ऑप्शन क्या क्या दिए हैं, ऑप्शन की हेल्प से करने वाला था। तो यहां पर आप सिर्फ उन मेटल्स को पकड़ो। सबसे पहले वाले में सोडियम, सोडियम हाइड्रोक्साइड और CO2, ऑप्शन नंबर 2 में दिया है मैग्नीशियम, ऑप्शन नंबर 3 में दिया था कॉपर, और ऑप्शन नंबर 4 में दिया है कैल्शियम। देखो ध्यान से, आसान है इसको भी करना, क्योंकि आप लोगों ने मेटल नॉन मेटल पढ़ा है। तो मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में जब हम लिखते हैं तो मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में बताया जाता है कि कौन कौन से मेटल कोल्ड वाटर से रिएक्शन करते हैं, कौन कौन से हॉट वाटर से करते हैं और कौन कौन से स्टीम से करते हैं। तो एक बात समझना ध्यान से, आपको पता है कि सोडियम जो है वो कोल्ड वाटर से रिएक्शन कर जाता है, तो यानी कि सोडियम तो आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि यहां पर उसने वो दिया है कि कोल्ड वाटर से रिएक्शन नहीं करता, पहली बात। कॉपर ना कोल्ड से करेगा ना हॉट से करेगा, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता, कॉपर वाटर से रिएक्शन करेगा ही नहीं। कैल्शियम भी कोल्ड वाटर से रिएक्शन कर जाता है, तो कैल्शियम भी आंसर नहीं हो सकता। बचा हमारे एंड में मैग्नीशियम। जनरली मैग्नीशियम स्टीम से, हॉट वाटर से रिएक्शन करता है, लेकिन हॉट वाटर से जो चीज रिएक्शन करती है तो वो स्टीम से भी करेगी,
तो यहाँ पर जो जो क्लू था यहाँ पे इसको समझने के लिए, वो ये कोल्ड वाटर वाला जो ये था ना, ये समझने लायक था, क्योंकि सोडियम और कैल्शियम दोनों रिएक्शन कर जाएंगे किसके साथ में, कोल्ड वाटर के साथ में। और HCl के साथ में तो खैर मेटल रिएक्शन करेगा ही करेगा, वो तो कोई बड़ी बात नहीं है, HCl के साथ में तो रिएक्शन होती है। ठीक है, तो इस तरह से इसमें जो आंसर इसका बैठ सकता है वो सिर्फ मैग्नीशियम ही बैठ सकता है। और इस रिएक्शन को समझा दें, देखो क्या क्या होता है। जब मैग्नीशियम रिएक्शन करेगा प्लस स्टीम के साथ में, स्टीम यानी कि H2O के फॉर्म में, देखो जनरली ये रिएक्शन हम हॉट वाटर के साथ में ही पढ़ते हैं, लेकिन जो चीज हॉट वाटर के साथ में रिएक्शन करती है तो वो स्टीम के साथ में तो करेगी। तो बनता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। और यही पूछा है कि एक सॉलिड बनेगा, तो सॉलिड जो ये है हमारा वाइट सॉलिड हमारा, आगे बात समझे क्या, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में एक जेड गैस होगी जो कलरलेस होगी, और जेड गैस क्या है हमारी, हाइड्रोजन। तो इस तरह से ये क्वेश्चन किया जा सकता था। तो ये भी एक आसान क्वेश्चन था, ठीक है ना। अगर आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर है, आपको कोल्ड वाटर किसकी रिएक्शन है, हॉट वाटर से किसकी रिएक्शन है, अगर ये सारी चीजें आती हैं आराम से किया जा सकता है। देखो सब कुछ एज इट इज पढ़ा हुआ नहीं आता, आ रही बात समझे। कुछ बच्चे यहाँ पे जरूर सोच रहे होंगे कि हमने स्टीम का तो एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन से ही पढ़ा है। अरे ऐसा नहीं होता भाई, तुम्हें ये तो पता है ना कि कोल्ड वाटर से कौन कौन चीजें रिएक्शन करती हैं। भाई सोडियम करता है, कैल्शियम करता है कोल्ड वाटर से, और कॉपर रिएक्शन करता ही नहीं है, तो बचा कौन, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जनरली हॉट वाटर से करता है, जो हॉट से करेगा तो वो स्टीम से भी करेगा ही करेगा, है ना। तो बस यही ट्रिक थी इसकी। क्वेश्चन नंबर 67 पीरियोडिक टेबल से आया है, बहुत ही ज्यादा आसान है ये क्वेश्चन, तो बहुत बार हटाया गया है, आपको बहुत बार सिखाया गया है। और ये जो क्लास हुई थी कौन सी, जो पीरियोडिक टेबल का जो पहला लेक्चर लिया था, उस पहले लेक्चर में मैंने ये पूरा समझाया था। इधर कॉलम 1 में दिखा है इका एल्यूमिनियम, इका बोरॉन, इका सिलिकॉन और इका मैंगनीज, ठीक है। और इधर कॉलम बी में दिया है ABCD करके, GE मतलब जर्मेनियम, TC मतलब टेक्नीशियम, GA मतलब गैलियम और SC मतलब स्कैंडियम। कुछ समझ में आ रहा है ये क्वेश्चन कहां से है? ये है मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल से। आपको पता है मेंडलीव ने जो पीरियोडिक टेबल बनाई थी, बड़ी जबरदस्त पीरियोडिक टेबल बनाई थी, याद है। तो उसने अपने पीरियोडिक टेबल में कुछ स्पेस भी छोड़ा था, ये बात भी बताई थी कि बीच बीच में स्पेस छोड़े थे। और वो स्पेस क्यों छोड़े थे? क्योंकि उसने प्रिडिक्ट किया था कि इन फ्यूचर कुछ एलिमेंट मिलेंगे, ऐसा बोला था ना कि इन फ्यूचर कुछ एलिमेंट मिलेंगे, और वो जो एलिमेंट मिलेंगे उनको वहां रख देना। इका का मतलब यहाँ पर है जैसा, इका एल्यूमिनियम का मतलब एक एलिमेंट मिलेगा जो एल्यूमिनियम के जैसा होगा। इका एल्यूमिनियम मतलब एक एलिमेंट मिलेगा जो एल्यूमिनियम के जैसा होगा। तो इसका कोड भी आपको बताया गया है, आलू गाजर, सीता गीता, मन तक और BSC। साफ दिख रहा है, आलू गाजर मतलब एल्यूमिनियम किसके जैसा होगा, गैलियम के जैसा। एल्यूमिनियम किसके जैसा, गैलियम के जैसा। BSC बोरॉन किसके जैसा, स्कैंडियम के जैसा, BSC। मन तक टेक्नीशियम के जैसा। और लास्ट में कौन बचा, बोरॉन, तो बैंगन, एक मिनट, BSC और सीता, अच्छा हाँ, सिलिकॉन जर्मेनियम के जैसा, ठीक है। तो जिसको उसने एल्यूमिनियम बोला, असल में वो गैलियम बाद में मिला, जैसा बताया था वैसा ही मिला। वहां तक जहां उसने स्पेस छोड़ा था गैलियम के लिए, वहां पे इसको रखा गया। तो इस तरह से ये क्वेश्चन तो काफी इजी था, बिल्कुल इजीली करने लायक था, ठीक है ना। तो इस बार वाले एग्जाम में पिछले बार वाले से थोड़ा सा ज्यादा केमिस्ट्री इजी था। हाँ, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो टफ है, जैसे कि मैंने अभी जो पीरियोडिक टेबल वाला बताया था एक्सेप्शन केस, वो क्वेश्चन ऐसा था जो काफी सारे लोगों ने गलत किया होगा, ठीक है ना, क्योंकि 10 तक एक्सेप्शन केस देखने को नहीं मिलते। इसके बाद 68 पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बहुत आसान है, बहुत ही आसान। पूछा क्या है, इनमें से कौन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो आपको बताया गया है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सिर्फ मेटल में नहीं होती। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपको बताया है कि जब मेटल की रिएक्शन किसी एसिड के साथ में होती है तो वो भी असल में एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। देखो समझो, ऑप्शन क्या क्या है एक बार देख लो। पहला है MgCO3 और बाद में है MgO प्लस CO2। सेकंड ऑप्शन है 2Na प्लस H2O
बनेगा 2Na OH प्लस H2। ऑप्शन 3 2H2 प्लस O2 2H2O। और ऑप्शन नंबर 4 है 2PbNO3 का होल ट्वाइस, इधर कर दिया हीट, बना 2PbO प्लस 4NO2 प्लस O2। पूछा क्या है, इनमें से कौन सी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। डिस्प्लेसमेंट सुनते ही हमारे दिमाग में सबसे पहले मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन याद आती है, जहां पर आयरन कॉपर को डिस्प्लेस करता है, जिंक आयरन को करता है, इस तरह की रिएक्शन। लेकिन वैसा कोई ऑप्शन इसमें नहीं दिया हुआ है, तो देख लेते हैं। पहली रिएक्शन साफ साफ दिख रही है कि मैग्नीशियम कार्बोनेट यानी कि रिएक्टेंट एक है और 2 प्रोडक्ट है, इसको क्या बोलेंगे, ये कौन सी रिएक्शन है, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, ठीक है ना, ये रिएक्शन है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यहाँ पर हीट का भी साइन देना चाहिए था लेकिन नहीं दिया, कोई बात नहीं, इसको हम छोड़ते हैं। इसको देखो, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलकर बना रहे हैं वाटर, ये कौन सी रिएक्शन है, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, क्योंकि रिएक्टेंट 2 है प्रोडक्ट 1 है, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। इसको देखो, रिएक्टेंट 1 है प्रोडक्ट 1 से ज्यादा है, ये भी कौन सी रिएक्शन है, ये भी एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। बचाइए, ये क्या रिएक्शन है, मेटल की रिएक्शन वाटर के साथ में करवाई गई है और यहाँ पर हाइड्रोजन और एक बना है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये रिएक्शन एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, क्यों, क्योंकि इस रिएक्शन सोडियम ने वाटर के अंदर से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस किया है। फिर से सुनो, इस रिएक्शन में सोडियम ने वाटर के अंदर से हाइड्रोजन गैस को डिस्प्लेस किया है, तो ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। आ रही बात में। इसी तरह से मैं एग्जांपल और दे दूं इसका, अगर मेटल की रिएक्शन किसी एसिड के साथ में करवाओ, बनेगा NaCl प्लस H2, तो ये भी एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, क्योंकि इस रिएक्शन में भी मेटल ने एसिड के अंदर से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस किया है, ये भी एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। तो ये क्वेश्चन भी आसान था, इजीली किया जा सकता था। इसके बाद है एक क्वेश्चन नंबर 69। देखो यहां पर रिएक्शन दी है H2S प्लस SO2 एरो 3S प्लस 2H2O। मुझे अच्छे से याद है कि मैंने जो केमिकल रिएक्शन वाली एक क्लास ली थी, उस क्लास में मैंने ये वाली रिएक्शन बताई थी, ठीक है ना, इस तरह की एक रिएक्शन समझाई थी। लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा अलग तरीके से आया हुआ है। वहां पर मैंने ये रिएक्शन रेडॉक्स के टर्म में बताई थी, रेडॉक्स रिएक्शन, कि किसका ऑक्सीडेशन हुआ किसका रिडक्शन हुआ। आप देख सकते हो, वो तो खैर समझ ही जाओगे। यहां पर ये रिएक्शन थोड़े अलग तरीके से पूछी गई है, कौन सी रिएक्शन है, ये कौन सी रिएक्शन है। तो देखो ऑप्शन क्या दिए हैं, पहला दिया है डिसप्रोपोर्शन रिएक्शन, ऑप्शन 2 डबल डिस्प्लेसमेंट, ऑप्शन 3 एडिशन, ऑप्शन 4 कॉम्प्रोपोर्शन रिएक्शन। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल रहा होगा क्योंकि ये कुछ नया टर्म है यहाँ पे। तो ये क्वेश्चन भी 10th तक की बुक से, अगर सिर्फ 10th तक का पढ़ा है किसी ने तो शायद वो ना कर पाए। समझो, पहले जो 2 ऑप्शन है उनको हटा देते हैं। देखो एडिशन, डबल, इसमें चारों में हमने 2 रिएक्शन के बारे में हमें अच्छे से पता है, डबल डिस्प्लेसमेंट और एडिशन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट तो ये नहीं है, साफ साफ दिख रहा है कि डबल डिस्प्लेसमेंट में आयन एक्सचेंज होते हैं, तो यहाँ पर कहीं पे भी डबल डिस्प्लेसमेंट नहीं दिख रहा। ऊपर से डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जनरली होती है 2 सॉलिड सॉल्यूशंस के बीच में, 2 सॉलिड सब्सटेंस के सोल्यूशन बना के तब वो रिएक्शन होती है। लेकिन यहाँ पर तो इस तरह का कोई डबल डिस्प्लेसमेंट नहीं दिख रहा है। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि इधर इधर के जो पॉजिटिव नेगेटिव जो आयंस होते हैं वो एक दूसरे के साथ में, मतलब पार्टनर एक्सचेंज कर लेते हैं, वो इधर वाला इधर के साथ में, इधर वाला इधर के साथ में। डबल डिस्प्लेसमेंट तो ये नहीं है, साफ साफ दिख रहा है। एडिशन रिएक्शन नहीं हो सकती, क्योंकि एडिशन रिएक्शन क्या होती है, एडिशन रिएक्शन ऑर्गेनिक कंपाउंड में है। यहाँ पर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है क्या, तो एडिशन रिएक्शन भी नहीं है। एडिशन रिएक्शन अभी इससे पहले बताई थी ना, एडिशन रिएक्शन में एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड रिएक्शन में बदल जाता है, तो वो भी नहीं है। अब बची ये 2 रिएक्शन, डिस्प्रोपोर्शन और कॉम्प्रोपोर्शन।
अब इनके नाम ही नहीं सुने लोगों ने, पता ही नहीं होता क्या है ये। तो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 10 तक तो खैर लोगों ने नहीं सुने होते, बड़ी बात नहीं है। डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन एक तरह की रिडॉक्स रिएक्शन है, ठीक है ना, एक तरह की रिडॉक्स रिएक्शन होती है। और मैं आपको इसका एग्जांपल समझा दूं, डिस्प्रोपोर्शन का एग्जांपल क्या है। जैसे कि 2H2O, ठीक है ना, 2H2O2 सॉरी H2O2 यानी कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड, और इस रिएक्शन के बाद ये टूट के बन जाता है वाटर प्लस O2। ये एक डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। इसमें होता क्या है, देखो यहां पर जो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है -1। हाइड्रोजन पेरोक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है -1, और यहां पर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट हो चुका है -2 वाटर के अंदर, और यहां पर हो गया है 0। तो इस रिएक्शन में कहीं ना कहीं ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो जाती है। एक ये देखने में लगती है डिकम्पोजिशन जैसी, लेकिन डिकम्पोजिशन नहीं है एक्चुअली में, ये एक तरह की रीअरेंजमेंट रिएक्शन है। और इसी तरह की ऐसी रिएक्शन को जहां पर एक कंपाउंड में पहले ऑक्सीडेशन स्टेट कुछ और था, लेकिन बाद में उसके ऑक्सीडेशन स्टेट अलग अलग तरह के ऑक्सीडेशन स्टेट वहां पे देखने को मिले उसी एलिमेंट के, बात कर रहे हैं ऑक्सीजन की, अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिले, तो ऐसी रिएक्शन होती है डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, ठीक है ना। इसके बारे में ज्यादा आप 11th में पढ़ने को मिलेगा। अब लास्ट बचती है कॉम्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। तो यानी कि देखो डिस्प्रोपोर्शनेशन तो नहीं है, ये दिख रहा है साफ साफ इस तरह की, तो आंसर तो इसका कॉम्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन ही है, ये एक तरह की कॉम्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन ही होती है। इसका तो प्रोनाउंसिएशन ही इतना अजीबोगरीब है। अब मैं समझाता हूं कि क्यों है ये। देखो क्या है इसमें कहानी। कॉम्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का मतलब ये होता है कि रिएक्टेंट कम से कम 2 होने चाहिए, मेन बात। रिएक्टेंट साइड में, जो रिएक्टेंट साइड है, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, दिख रहा है ना। रिएक्टेंट साइड में कोई एलिमेंट कॉमन होना चाहिए, कोई एक एलिमेंट होना चाहिए वो कॉमन एलिमेंट। रिएक्टेंट साइड में कोई एक एलिमेंट कॉमन होना चाहिए। क्या कोई एलिमेंट कॉमन है? बिल्कुल है। कौन है? सल्फर। इसमें भी सल्फर है, इसमें भी सल्फर है, बाकी कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, इधर भी सल्फर इधर भी सल्फर, पहली बात। और दूसरी बात, दोनों तरफ उसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी चेंज होना चाहिए, दोनों में, उन दोनों में उसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी चेंज होना चाहिए। तो बस ये देख लें कि क्या इनके ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज है दोनों में। H2S में देखो सल्फर हाइड्रोजन के साथ में, हाइड्रोजन 2 है, सल्फर 1 है। सल्फर की वैलेंसी 2, 4, 6 कुछ भी हो सकती है, जनरली 2 होती है। हाइड्रोजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सल्फर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यानी कि सल्फर के ऊपर -2 चार्ज होना चाहिए, सही है। SO2 में ऑक्सीजन पे -2 चार्ज होता है, सल्फर और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ऑक्सीजन पे -2, तो ऑक्सीजन पे तो होता है -2। अब ऑक्सीजन कितने हैं? 2, तो 2 दूनी 4 यानी कि -4। तो सल्फर पे कितना होना चाहिए? +4, तब क्योंकि किसी भी कंपाउंड पे टोटल चार्ज 0 होता है, तो यहाँ चार्ज है +4। देखो यहाँ -2, यहाँ +4। यही मैं कह रहा हूँ कि कॉम्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का मतलब ये होता है कि रिएक्टेंट साइड में जो 2 रिएक्टेंट है उनमें से कोई एलिमेंट कॉमन होना चाहिए, दिख रहा है सल्फर कॉमन है, और दोनों में उसके ऑक्सीडेशन स्टेट भी अलग अलग होना चाहिए, और बाद में भी ऑक्सीडेशन स्टेट उसका बदल जाए। तो बाद में भी ऑक्सीडेशन, देखो यहाँ पर अब सल्फर, जब कोई एलिमेंट अपने एलिमेंटल फॉर्म में रहता है, अब सल्फर अकेला है, किसी के साथ भी कंपाउंड नहीं बनाया, तब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? 0। चेंज हुआ कि नहीं हुआ? तो ऐसी रिएक्शन को बोलते हैं कॉम्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। तो ये क्वेश्चन भी शायद काफी सारे लोग, मतलब अगर जो लोग छाट ले गए होंगे 4 में से, जिन्होंने एडिशन और वो हटा दिया तो वो अलग हो गया। उसके बाद क्या बचा? जब 2 बचती हैं, जो 4 में से 2 ऑप्शन हट गए, अब 2 में से अक्कड़ बक्कड़ जो भी, जिसने जो भी लगाया हो, जिस तरह से भी किया हो, वो उसकी अपनी मर्जी। तो आंसर फिलहाल इसका यही है, कॉम्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। रीजन बता दिया क्यों है। तो ये क्वेश्चन भी 10th के सिलेबस से बाहर का था, ठीक है। और एक क्वेश्चन यहाँ पर लास्ट हम डिस्कस कर लेते हैं, ये क्वेश्चन भी टफ है, बाहर के लेवल का, बताऊंगा मैं क्यों टफ है, इसमें क्या है ऐसा। क्वेश्चन पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन विल गिव स्ट्रॉन्गेस्ट आयनिक बॉन्ड। इसमें पूछा है कि कौन सा कॉम्बिनेशन स्ट्रॉन्गेस्ट आयनिक बॉन्ड देगा। ऑप्शन क्या है? Na+Cl-, ऑप्शन 2 Mg+2 Cl-1, ऑप्शन 3 Na+1 O-2, एंड ऑप्शन 4 Mg+2 O-2। तो पहले तो मैं बता दूं कि क्लास 10 तक जनरली हम ऐसे ही क्वेश्चन पढ़ते हैं कि 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, पूछेगा बताओ इनमें से कौन सा कंपाउंड आयनिक है, कौन सा कंपाउंड कोवेलेंट है, किसमें आयनिक बॉन्ड है, किसमें कोवेलेंट बॉन्ड है, इस तरह के क्वेश्चन पढ़ते हैं।
कभी ऐसे क्वेश्चन देखने को नहीं मिलते कि 4 ऑप्शन दे देंगे और वो चारों के चारों आयनिक होंगे या चारों के चारों कोवेलेंट होंगे और वो ये पूछेगा कि बताओ इनमें से कौन सा ज्यादा आयनिक है या कौन सा ज्यादा कोवेलेंट है। तो ये तो बड़ा रेयर है। तो ये क्वेश्चन 10th तक के सिलेबस से बाहर का है, ठीक है ना, ये 10th तक में नहीं पढ़ने को मिलता, मुझे तो किसी बुक में नहीं दिखा कभी। आप एक चैप्टर पढ़ते हो केमिकल बॉन्डिंग, समझे, केमिकल बॉन्डिंग, उसके अंदर एक रूल पढ़ने को मिलता है फजान रूल, ठीक है ना। फजान रूल जो होता है, फजान रूल में ही किसी कंपाउंड के आयनिक और कोवेलेंट कैरेक्टर में किसका कितना कैरेक्टर है, आयनिक परसेंटेज कितनी है, ये सब चीजें पढ़ने को मिलती हैं। तो एक्चुअली में ये क्वेश्चन वहां से उठाया गया है। तो अब वो पूरा समझना समझाना तो बड़ा मुश्किल काम है, बहुत टाइम लग जाएगा उसमें। तो मैं तुमको बस ये बता दूं, देखो जो अगर कोई चीज आयनिक कैरेक्टर है किसी के अंदर, अब आयनिक कंपाउंड की क्या क्या विशेषता होती है, उनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, उनकी डेंसिटी हाई होती है, और बहुत सारी चीजें उसमें होती हैं। तो मैं इनके मेल्टिंग पॉइंट अगर बताऊं तो सोडियम, अब इनसे क्या बनेगा, सोडियम और क्लोरीन से मिलकर क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड, इससे क्या बनेगा, मैग्नीशियम क्लोराइड, इससे क्या बनेगा, सोडियम ऑक्साइड, इससे क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसका मेल्टिंग पॉइंट लगभग 800 डिग्री, मैग्नीशियम क्लोराइड का लगभग 730 डिग्री सेल्सियस समथिंग होता है, ये याद करने की जरूरत नहीं है, बस ऐसे बता रहा हूं मैं जानकारी के लिए। सोडियम ऑक्साइड का लगभग 1130 के आसपास होता है, ठीक है ना। और मैग्नीशियम ऑक्साइड का मेल्टिंग पॉइंट लगभग 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होता है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, 2728 समथिंग होता है, ठीक है ना। तो सबसे ज्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट किसका है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, आयनिक कैरेक्टर कहीं ना कहीं कुछ हद तक डिपेंड करता है। अब देखो आयनिक तो ये सारे हैं, कहीं ना कहीं कुछ हद तक इस बात पर डिपेंड करता है कि उन दोनों एटम का साइज कितना छोटा है। तो सोडियम क्लोरीन और ये वाले ऑप्शन तो ऐसे हट गए, क्योंकि आपको पता है कि ऑक्सीजन और क्लोरीन में ज्यादा छोटा साइज ऑक्सीजन का होता है, तो ऑप्शन इन्हीं दोनों में से कोई एक आंसर हो सकता है। ये वाला तो पहले हट गया, क्लोरीन का साइज बड़ा है ऑक्सीजन से, साइज जितना छोटा होगा आयनिक कैरेक्टर उतना ज्यादा देखने को मिलेगा, ऐसा भी होता है, ठीक है ना। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी डिपेंड होती है सब चीजें। तो ये दोनों ऑप्शन तो पहले ही हट गए क्योंकि क्लोरीन है। अब बचा है सोडियम और ऑक्सीजन, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, इस तरह का। अब सोडियम के ऊपर अब बताओ मुझे, सोडियम प्लस ऑक्सीजन तो दोनों जगह कॉमन है तो कोई फर्क नहीं। अब सोडियम प्लस और मैग्नीशियम प्लस 2 में ज्यादा छोटा साइज किसका है? वैसे ये इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है, फैजान रूल से अलग एक्सप्लेनेशन है, लेकिन वैसे समझने के लिए सोडियम प्लस और मैग्नीशियम प्लस 2 में ज्यादा छोटा साइज किसका है? मैग्नीशियम का, ठीक है। तो इसलिए मैग्नीशियम ऑक्साइड के अंदर कहीं ना कहीं ज्यादा कोवेलेंट आयनिक कैरेक्टर पाया जाएगा। आ गई बात समझने। और ये बात मैं पहले भी बता चुका हूं कि कोई भी कंपाउंड पूरी तरह से ना तो कोवेलेंट होता है ना आयनिक होता है। आयनिक और कोवेलेंट दोनों कैरेक्टर पाए जाते हैं, बस डिपेंड करता है कि कौन सा कैरेक्टर किसमें ज्यादा है। अब यहाँ पर इसके अंदर ज्यादा आयनिक कैरेक्टर है और इसके अंदर भी है। वैसे तो सारे के सारे आयनिक बॉन्ड है, सब में आयनिक कैरेक्टर अच्छा खासा है, लेकिन अब इनमें आपस में कंपेयर किया जा रहा है। तो ये क्वेश्चन 10th तक के लेवल का नहीं है, 10th से बाहर के लेवल का है। आगे बात समझिए। तो हमने देखा कि पूरे पेपर में 20 में से 3-4 क्वेश्चन, 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे हैं लगभग जो थोड़े हाई लेवल के हैं। तो शायद 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे हैं शायद, ठीक है ना, जो शायद नहीं कर पाएंगे। तो अगर किसी ने 15 तक सही किए हैं इसमें तो अच्छे मार्क्स है मेरे ख्याल से उसके, ठीक है। और बाकी ऑल द बेस्ट रिजल्ट के लिए आप सभी को, और मिलते हैं फिर बाद में कभी। धन्यवाद।